हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यानी सॉम का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। ठीक है, मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो कि डील करता है विद फोर्सेस एंड उसका इफेक्ट किस पे, बॉडीज पे। ठीक है, यहाँ पे हम जनरल बॉडीज की बात करते हैं। ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। मींस इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज। ठीक है, तो क्या होता है मैकेनिक्स, ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम फोर्स और उसका इफेक्ट स्टडी करेंगे ऑन बॉडीज। ठीक है ना, ओके। अब जो मैकेनिक्स है उसकी तीन ब्रांच है। ठीक है, वन इज नोन एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड तीसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, it is the branch of mechanics which deals with the study of forces and their effects on rigid bodies। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फोर्सेस और उसका इफेक्ट रिजिड बॉडीज पे। ठीक है, यहाँ पे हम रिजिड बॉडीज की बात कर रहे हैं। रिजिड बॉडीज वो बॉडीज हुई जो कि डिफॉर्म नहीं हो जाती है जब उस पे लोड एक्ट करता है। ठीक है ना, जिसकी शेप चेंज नहीं हो जाती है जब उस पे लोड एक्ट करेगा, उन्हें हम कहते हैं रिजिड बॉडीज। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखेंगे कि रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, वो हाइपोथेटिकल बॉडीज है। ठीक है ना, क्योंकि रियल लाइफ में जो भी बॉडी है उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है जब भी उस पे लोड एक्ट करेगा। ठीक है, तो रिजिड बॉडीज क्या हुआ जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, एंड दीज आर हाइपोथेटिकल। ठीक, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको क्या पढ़ना होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें हमें पढ़नी होगी। देन कम्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। Strength of materials is a branch of mechanics which deals with the study of forces and their effects on deformable bodies। ठीक है, इसमें हम फोर्स और उसका इफेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन किस पे, डिफॉर्मेबल बॉडीज। डिफॉर्मेबल बॉडीज हो गए जो कि डिफॉर्म हो जाएगी जब उस पे लोड एक्ट करेगा। ठीक है ना, ओके। इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन। ठीक है ना, ये सब चीजें आपको देख लेनी है। देन कम्स फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फ्लूइड्स। ठीक है ना, इसमें हम फोर्स और उसका इफेक्ट देख लेंगे किस पे, फ्लूइड्स पे। फ्लूइड्स में आता है बोथ लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। तो इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है फ्लो, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, विस्कोसिटी एटसेट्रा। ठीक है ना, तो अभी हम क्या, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है ना, तो बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या जिसे हम सॉम कहते हैं। ठीक है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी पढ़ते हैं। ठीक है ना, लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर है कितना लोड वो कैरी करेगा, दैट इज नोन एज अ लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है कब फेल होगा, उसकी लाइफ कितनी है, किस लोड के बाद वो फेल होगा, ये सब चीजें हमें देखनी होती है इस सब्जेक्ट में। ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब हम ये चीजें, हमें पता होगी ये सब चीजें, तब जाके हम प्रॉपर डिजाइन कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का। मींस प्रॉपर डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हर कोई मटेरियल जो है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, इस लोड कैरिंग कैपेसिटी को हम इंजीनियरिंग में एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है ना, ठीक है ना, हम एक्सप्रेस करते हैं इस लोड कैरिंग कैपेसिटी को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है, ठीक है, अब हम स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस, इट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स producer at a point against the deformation due to external force per unit area। ठीक है, जब भी किसी स्ट्रक्चर पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो उसकी वजह से डिफॉर्मेशन आ जाता है, और उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है, इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, और इसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया दैट विल गिव अस द स्ट्रेस। ठीक है ना,
इसी रेजिस्टेंस जो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है पर यूनिट एरिया ये हमें देगा स्ट्रेस। मैं रिपीट करती हूँ, इट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट अगेंस्ट डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्सटर्नल फोर्स जब किसी बॉडी पे एक्ट करेगा उसकी वजह से डिफॉर्मेशन आएगा और उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल फोर्स डेवलप होता है। दैट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है ना। तो क्या होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस इज सिग्मा से ही डिनोट करते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। और जो इंटरनल फोर्स होता है ये होता है बराबर एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है ना। तो इट्स एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। और आपने ये सुना होगा स्ट्रेस को हम आमतौर पे क्या कहते हैं? स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना। या लोड पर यूनिट एरिया। हम ये नहीं कहते हैं कि इंटरनल फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स के ही बराबर। ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेस। ठीक है ना। ओके। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया है, स्ट्रक्चर एलिमेंट हमने कंसीडर किया है। ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर पे एक्ट कर रहा है फोर्स, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स P, ठीक है ना, तो इस फोर्स की वजह से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे पॉइंट 1, ठीक है ना, पॉइंट 1 पे क्या डेवलप होगा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स F1। इसी तरह पॉइंट 2 पे क्या डेवलप होगा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स F2। ठीक है। इसी तरह पॉइंट 3 होगा, पॉइंट 3 पे क्या डेवलप होगा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स F3। ठीक है। और अगर n पॉइंट्स हो गए, nth पॉइंट पे क्या डेवलप होगा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स Fn। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनका रिजल्टेंट लेते हैं F, ठीक है ना, यानी कि ये हो गया F क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट अ सेक्शन। अगर हम F क्या लेंगे? टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट अ सेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? F विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस so on प्लस Fn। ठीक है ना। ये इसके सम के बराबर होगा। ठीक है। नाउ इफ F1 होगा बराबर F2 के, वो होगा बराबर F3 के, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है। और वो सब इक्वल हो गए Fn के। ठीक है ना। ठीक है। यानी कि जो मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लिए ये इक्वल हो गए। ठीक है ना। तो जो F होगा वो किसके बराबर हम लेंगे? F1 प्लस F1 प्लस, क्योंकि F2 भी F1 के बराबर है, F3 भी F1 के बराबर है और Fn भी Fn के बराबर है। मींस ये आ गया n टाइम्स F1। ठीक है ना। दिस F1 ये क्या है? इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट सम पॉइंट, एक पॉइंट पे। ठीक है ना। तो F1 हम लिख सकते हैं इट्स इक्वल टू F टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय n। ठीक है ना। अगर ये सारे पॉइंट्स जो हैं n पॉइंट्स अगर ये मीट करेंगे, ठीक है ना, तो क्या वो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं देगा? ठीक है ना। अगर सारे पॉइंट्स n पॉइंट्स मीट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना। देन F1 किसके बराबर आ जाएगा फिर? F डिवाइडेड बाय A। ठीक है ना। टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वो आ गया F1। और जो ये F1 है ये है एक पॉइंट पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, मींस दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस। ठीक है ना। एवरेज स्ट्रेस। ठीक है ना। ये हम डिनोट करते हैं सिग्मा एवरेज से। तो यहाँ पे हमें सिग्मा एवरेज किसके बराबर आ गया? टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना। और जो टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है वो है बराबर अप्लाइड लोड के, मींस F है बराबर P के।
ठीक है ना, जितना आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे उतना इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स भी डेवलप होगा, तो ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि सिग्मा एवरेज जो है, एवरेज स्ट्रेस, दैट्स इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ए। पी इज द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कहा था, ठीक है ना। That stress is equal to internal resisting force per unit area, and that is again equal to P, that means external force per unit area. ये हो गया स्ट्रेस, ठीक है। तो जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन सस्टेन, ठीक है। स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ is the maximum value of stress which a material can sustain. Strength is the maximum value of stress which a material can sustain, ठीक है ना। तो strength मैक्सिमम वैल्यू होता है स्ट्रेस का जो कि एक स्ट्रक्चर सह सकता है, ठीक है ना। और अगर इससे ज्यादा लोड इस पे लगाया जाएगा तो स्ट्रक्चर फेल होगा, ठीक है ना। Strength is the maximum value of stress which a structure can sustain, जो कि एक स्ट्रक्चर सह सकता है, और अगर इससे ज्यादा हमने लोड इस पे अप्लाई किया तो स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। ये रहा स्ट्रेस। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का जो हम एसआई यूनिट यूज करते हैं दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और वो हम डिनोट करते हैं बाय पास्कल पीए, ठीक है ना, पीए, ठीक है। ये है एसआई यूनिट स्ट्रेस का, ठीक। हम और भी हायर यूनिट्स यूज करते हैं जैसे कि एमपीए, मेगा पास्कल, एंड वो होता है बराबर 10⁻⁶ पास्कल, ठीक है। एक और हम यूज करते हैं दैट इज जीपीए, गीगा पास्कल, एंड दैट्स इक्वल टू 10⁹ पास्कल, ठीक है। इनके बगैर हम एक और यूनिट यूज करते हैं दैट इज केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 1 kgf जो है 1 किलोग्राम फोर्स दैट्स इक्वल टू 9.81 न्यूटन, ठीक है। ये आप ऐसे याद रखेंगे 1 kgf मीन्स फोर्स ड्यू टू 1 kg मास, ठीक है ना। 1 kgf मीन्स फोर्स ड्यू टू 1 kg मास, और 1 kg मास अगर आप देखेंगे 1 kg मास इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। मास तो 1 है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लेते हैं 9.81, ठीक है ना। मींस ये आ गया 9.81 न्यूटन, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी सेड 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। यही हमने यहाँ पे यूज किया, 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है पास्कल में तो ये आ जाएगा 9.81 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 9.81 इंटू 10⁻⁴ पास्कल, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है पास्कल के बराबर, ठीक है। तो ये यूनिट्स हम यूज करते हैं स्ट्रेस के लिए एसआई सिस्टम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में ही हम टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप है स्ट्रेस का दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस को पढ़ने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज टेंसाइल फोर्स, ठीक। तो टेंसाइल फोर्स when two equal and opposite pulls are applied as a result of which length is increased, जब दो इक्वल और अपोजिट पुल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, किसी भी स्ट्रक्चर पे, जिसकी वजह से उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, दैट इज नोन एज टेंसाइल फोर्स, ठीक है ना। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, कोई एलिमेंट है, हमने इस पे क्या लगाया, अपोजिट पुल लगाया, यानी कि फोर्स लगाया अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चर, ठीक है ना।
तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज नोन एज टेंसाइल फोर्स। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे, टेंसाइल फोर्स मीन्स when two equal and opposite poles are applied। ठीक है, दिस इज टेंसाइल फोर्स। एंड बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की। टेंसाइल स्ट्रेस तो वो आ जाएगा, हमने देखा स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, तो वो आ जाएगा टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, पर यूनिट एरिया, ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। अब हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस की। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को पढ़ने के लिए फिर से हम बात करेंगे कंप्रेसिव फोर्स की। ठीक है ना, कंप्रेसिव फोर्स क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस अप्लाइड एज अ रिजल्ट ऑफ विच लेंथ इज रिड्यूस्ड। ठीक है ना, जब दो इक्वल और अपोजिट पुश हम अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से लेंथ उसकी कम हो जाएगी स्ट्रक्चर की, दैट इज नोन एज कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इस पे अप्लाई कर रहे हैं हम इक्वल एंड अपोजिट पुशेस। ठीक है ना, यानी कि फोर्स को अप्लाई कर रहा है टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी जो लेंथ है वो कम हो गई। ठीक है ना, लेंथ क्या हो गई, कम। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज नोन एज कंप्रेसिव फोर्स। एंड बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस की। ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू compressive force पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, अब जो ये हमने बात की इन दो फोर्सेस की, ठीक है ना, जो हमने बात की ये दो फोर्स टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स, ये आप देख सकते हैं ये एक्ट कर रहे हैं अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये एक्ट कर रहे हैं अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है ना, इस केस में भी और इस केस में भी। ठीक है ना, दैट्स व्हाई इन फोर्सेस का दूसरा नाम है एक्सियल फोर्स। हम इनको क्या कहते हैं, एक्सियल फोर्स। ठीक है, दूसरी बात, जो ये फोर्सेस होते हैं ये एक्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एंड दे आर नोन एज नॉर्मल फोर्सेस। ठीक है ना, तो इनको क्या हम कहते हैं, या तो हम एक्सियल फोर्स कहते हैं या फिर नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्ट करते हैं अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन के साथ जो एंगल बनाते हैं दैट इज 90 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह मैं आपको दिखाऊंगी, अगर ये क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं, मींस ये एंगल क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल फोर्सेस और एक्सियल फोर्सेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की, और सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज शेयर फोर्स। ठीक है ना, two equal and opposite forces when act tangential. Two equal and opposite forces when act tangential to the resisting section as a result of which the body shear off across the section. ठीक है, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जब एक्ट करते हैं टेंजेंशियली किसी भी सेक्शन पे, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो शेयर ऑफ हो जाएगी, मींस वो किसी सेक्शन के अलोंग स्लिप हो जाएगी। ठीक है ना, स्लाइड हो जाएगी, दैट इज नोन एज शेयर फोर्स। ठीक है ना, that is known as shear force. Two equal opposite forces when it's tangential to the resisting section as a result of which the body shear off across the section. जब body shear off हो जाती है। ठीक है, इस तरह आप देख लीजिए, ये एक स्ट्रक्चर एलिमेंट है। ठीक है, और एक एंड पे फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और दूसरे एंड पे फोर्स लग रहा है फ्रॉम और लेफ्ट टू राइट, मींस दीज आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है ना, तो इन फोर्सेस की वजह से क्या हो जाता है, इन इक्वल अपोजिट फोर्स की वजह से जो ये स्ट्रक्चर है ये शेयर ऑफ हो जाता है अक्रॉस द सेक्शन, किसी सेक्शन के अक्रॉस ये शेयर ऑफ हो जाता है, मींस ये स्लाइड करता है, स्लिप हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से ये स्लिप हो गया, एक पार्ट लेफ्ट की तरफ, दूसरा पार्ट राइट की तरफ। ठीक है, जो ये शेयर फोर्स होता है, शेयर फोर्स
एक्ट करता है अलोंग द, या हम कह सकते हैं जो ये शेयर फोर्स है ये एक्ट करता है अलोंग द क्रॉस सेक्शन, और हम कह सकते हैं पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, राइट। ये एक्ट करता है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये है क्रॉस सेक्शन इसका, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो शेयर फोर्स होता है इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है ना। जो इससे पहले हमने नॉर्मल फोर्स देखा जिसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस आते थे, ठीक है ना, तो वो हमने देखा कि वो एक्ट करता है अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बट परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, है ना, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जो शेयर फोर्स है ये परपेंडिकुलर होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को और पैरेलल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन के, ठीक है ना। ये है शेयर फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है, ओके। तो ये था शेयर फोर्स। अब अगर हम बात करेंगे शेयर स्ट्रेस की, ठीक है ना, शेयर स्ट्रेस होता है बराबर, ठीक है, शेयर रेजिस्टेंस, शेयर रेजिस्टेंस मींस जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, इसको, इस स्लिप को या इस शेयर को रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है ना, दैट इज शेयर रेजिस्टेंस पर यूनिट शेयर एरिया, ठीक है ना। शेयर एरिया मींस एरिया ऑफ द प्लेन अलोंग विच इट शेयर्स ऑफ, ठीक है ना, तो ये है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एज वेल एज टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस वर्सेस प्रेशर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो है इट इज एन एक्सटर्नल क्वांटिटी, मींस प्रेशर हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, और स्ट्रेस ये होता है इंटरनल क्वांटिटी, मींस ये इंड्यूस होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है ना, ये हम एक्सटर्नली अप्लाई नहीं करते हैं बल्कि ये इंड्यूस होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। देन प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है और स्ट्रेस जो है वो टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, ओके, means it has a magnitude as well as direction, ठीक है। then comes pressure can be measured, हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, स्ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। प्रेशर की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकते हैं हम बॉडी में, और स्ट्रेस की वजह से प्रेशर कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है ना, प्रेशर को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एंड प्रेशर फोर्स हमेशा नॉर्मल होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर एक्ट करता है, और जो स्ट्रेस है इट मे बी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, ठीक है ना। नाउ कम्स स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेन जो है ये ऑकर करता है किसकी वजह से, होता किसकी वजह से है, स्ट्रेस की वजह से। देखिए सबसे पहले जब एक्सटर्नल लोड एक्ट करता है उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है, और स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड व्हेन relative positions between the particles will change under the effect of external force। बॉडी को हम कहेंगे कि इसमें स्ट्रेन आ गया, ये स्ट्रेन हो गया जब रिलेटिव पोजिशन बिटवीन पार्टिकल चेंज हो जाएगा, यानी कि जब पोजिशन ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएगा जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है ना। देख लीजिए हमने एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर एलिमेंट कंसीडर किया, तो जब हमने इस पे फोर्स लगाया इसमें चेंज आ गई, ठीक है ना, पार्टिकल जो है उनकी पोजिशन चेंज हो गई इस तरह से, ठीक है ना। तो जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज हो गई, मींस पहले स्ट्रक्चर ये था, ठीक है ना, अब फोर्स अप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा बना, ठीक है ना। मींस जब हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई, और जिसका लेटरल डायमेंशन है, यहाँ पे डाया हम ले लेते हैं, डायामीटर जो है वो कम हो गया, ठीक है, लेंथ बढ़ गई, डायमीटर कम हो गया। ये किस वजह से हो गया, क्योंकि लोड या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसमें जो है पार्टिकल्स में जो पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन थी वो चेंज हो गई, दैट मींस इसमें स्ट्रेन आ गया, ठीक है ना। स्ट्रेन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ये हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं स्ट्रेन, ठीक है ना। तो इट्स इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन
चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है ना, दिस इज स्ट्रेन। तो अगर हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, अगर हम इनिशियल इसकी जो लेंथ होगी, ओरिजिनल लेंथ, वो हम एल नॉट रखेंगे। ठीक है ना, वो हमने एल नॉट रखा, और जिसमें ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन था, मींस डाया जो था, वो हम डी नॉट रखेंगे। ठीक है, वो हम डी नॉट रखेंगे। और जब इसमें डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है ना, जब इसमें स्ट्रेन आ गया, लेंथ इसमें बढ़ गई, ठीक है ना, तो फाइनल लेंथ हम क्या रखेंगे, एल एफ। ठीक है, जो फाइनल लेंथ है, इंक्रीज लेंथ है, वो हमने रखा एल एफ, और जो डाया है फाइनल वाला, वो हमने रखा डी एफ। ठीक है, तो क्या होगा एप्सिलॉन, यानी कि स्ट्रेन किसके बराबर होगा, चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन मींस फाइनल लेंथ एल एफ माइनस ओरिजिनल लेंथ एल नॉट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन मींस ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, और इस चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल एल से। दैट मीन डेल एल बाय एल नॉट क्या हो गया, स्ट्रेन। ठीक है ना, अगर इफ फाइनल लेंथ अगर ज्यादा है ओरिजिनल लेंथ से, मींस लेंथ इंक्रीज हो गई, तो इस केस में जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव स्ट्रेन को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रेन को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। और अगर फाइनल लेंथ जो है वो कम आ गई ओरिजिनल लेंथ से, मींस लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई, तो उस केस में स्ट्रेन होता है नेगेटिव। ठीक है ना, स्ट्रेन क्या आ जाता है, नेगेटिव, एंड नेगेटिव स्ट्रेन मींस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रेन मींस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, पॉजिटिव स्ट्रेन मींस टेंसाइल स्ट्रेन, एंड नेगेटिव स्ट्रेन मींस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, तो ये था स्ट्रेन। ठीक है ना, स्ट्रेन मींस चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ये है स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं एक और टर्म की, दैट्स नोन एज शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो शेयर डिफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, हम बात करेंगे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक हम कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से ABCD एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसपे एक्ट कर रहा है शेयर फोर्स। ठीक है, जिसपे एक्ट क्या कर रहा है, शेयर फोर्स P। ठीक है ना, टॉप सरफेस पे और बॉटम सरफेस पे। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज नोन एज शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, और अगर ये बॉटम सरफेस फिक्स करेंगे, ठीक है ना, बॉटम सरफेस को फिक्स करेंगे, तो जो ये ब्लॉक है ना ABCD, ये डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी शेप जो है वो डिफॉर्म हो जाएगी इस तरह से, यानी कि इसकी पोजीशन अब क्या आ जाएगी, A', B', C', D। ठीक है, अब अगर हम इस ब्लॉक को, जो ये ब्लॉक है A', B', C', D, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये बहुत सारे लेयर्स का बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, हम इसको कंसिडर करेंगे दैट इट इज मेड ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स लाइक दिस। ठीक है, तो जो ये डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं, दे हैव अंडरगॉन डिस्प्लेसमेंट, तो इनमें क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लेकिन डिफरेंट अमाउंट से। टॉप वाली लेयर जो है उसमें सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है ना, इस शेयर की वजह से। ठीक है, उससे नीचे वाली लेयर है उसमें उससे कम डिस्प्लेसमेंट आ गया, उससे नीचे वाली लेयर है उसमें उससे भी कम आ गया, और सबसे मिनिमम किस वाली में आ गया, बॉटम वाली में। ठीक है ना, बॉटम वाली लेयर जो है उसमें सबसे कम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसमें आ गया है, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द लोअर फेस ऑफ द ब्लॉक। ठीक है ना, लोअर फेस से जितना हम दूर जा रहे हैं,
ठीक है ना, लोअर फेस से जितना हम दूर जा रहे हैं उतना इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये भी बढ़ रहा है। जितना हम इसमें लोअर फेस से दूर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उतना जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता है। मींस हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दिस लेयर फ्रॉम द लोअर फेस ऑफ द ब्लॉक। ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम किस फेस से, डीसी फेस से, ठीक है ना। ओके, अगर अब हम टॉप लेयर की बात करेंगे, ठीक है ना, टॉप लेयर जो है ये वाली लेयर, अगर इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है अगर वो हमने लिया डेल एल, ठीक है ना, और जो इसकी ये हाइट है ना इस ब्लॉक की वो हम ले रहे हैं एल, देन देख लीजिए यहां पे अगर हमने ये ले लिया डेल एल और ये जो है ये हाइट ये ले लिया एल, ठीक है, ये ले लिया हमने एल, तो जो shear strain होगा, shear strain वो आ जाएगा horizontal displacement dl divided by distance from the lower face that is l, that means dl by l क्या है, shear strain। ठीक है ना, ये हमने बात की अपर वाली लेयर की। अब अगर हम जनरली कोई भी लेयर ले लेते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट लेयर, फॉर एग्जाम्पल ये वाली लेयर कंसिडर करेंगे, तो अगर इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हम रखेंगे किसके बराबर, डी एक्स, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर हमने रखा डी एक्स और डिस्टेंस इस लोअर फेस से हम अगर रख रहे हैं एक्स, तो उस केस में shear strain क्या आ जाएगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है ये हम रख रहे हैं dx और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम लोअर फेस, ये अगर हम रख रहे हैं x, तो shear strain आ जाएगा उस केस में, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है dx और डिस्टेंस फ्रॉम लोअर फेस कितना है x, तो shear strain आ जाता है dx by x। ठीक है, ओके, यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये एंगल जो है जिससे ये डिफॉर्म हो गया, ठीक है, वो हम रखेंगे फाई, ठीक है, वो हमने रखा फाई, ठीक है ना, तो फाई को हम tan फाई के बराबर ले सकते हैं क्योंकि जो यहाँ पर डिफॉर्मेशन है वो बहुत ही कम है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई फाई इज वेरी स्मॉल, दैट मींस फाई को हम tan फाई के बराबर ले सकते हैं। tan फाई किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर इज डेल एल, ठीक है ना, डेल एल यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और बेस क्या है एल, मींस डिस्टेंस फ्रॉम डीसी, दैट मींस फाई है बराबर डेल एल बाय एल, और डेल एल बाय एल जो है वो है shear strain, ठीक है ना, मींस यहाँ पे जो आ गया फाई किसके बराबर है, shear strain, मींस अगर हम यहाँ पे ये फाई एंगल मेजर करेंगे, ठीक है ना, ये वाला एंगल ये हमें क्या देगा, shear strain, ठीक है ना, फाई इन रेडियंस गिव्स द shear strain। ठीक है, ये था shear deformation, ठीक है ना, shear deformation मीन जब shear अप्लाई करेंगे लेकिन उसका जो बॉटम फेस होगा, एक फेस होगा वो फिक्स्ड होगा, तो जो कोई भी बॉडी है वो डिफॉर्म हो जाएगी ड्यू टू द shear force एंड दिस इज नोन एज shear deformation। और shear deformation में shear strain जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल बिटवीन डिफॉर्म्ड फेस एंड वर्टिकल। ठीक है ना, ये था आज का लेक्चर, ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हुक्स लॉ और उसके रिलेटेड बाकी डेफिनेशन समझ लेंगे। थैंक यू।